Good morning, dear students. So we are dealing with one of the most important unit, that is unit number 3 of 11th standard, related to cell, its structural organization, its internal components, biochemistry of the cell division. From that we have completed with structural organization of the cell, as well as we have also completed with the division cycle of the cell. Today we are moving towards one of the most important aspect and one of the most important topic chapter of 11th standard, that is biomolecules. So before going into the details of the biomolecules, I hope you all are aware about bio now at this present moment. Okay, after studying this much biology, so living, that is bio. Molecules, okay, मॉलिक्यूल्स आप केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं. ओके, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शंस बिटवीन एटम्स. ओके, बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स. सो ऐसे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जो एक लिविंग सेल में होते हैं या एक लिविंग सेल का पार्ट है, ओके, या कोई लिविंग सेल उसको प्रोड्यूस कर रहा है, दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज नोन एज बायोमोलिक्यूल. ओके, तो इस पूरे चैप्टर में, विच इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, उसमें हमें बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है. ओके, सो biomolecules are chemical compounds found in living organisms. They are chemical compounds found in living organisms. Obviously molecules मतलब क्या, chemicals, लेकिन living organism में है, इसीलिए ये biomolecules हैं. This is the short and precise definition of the biomolecules. They include organic and inorganic compounds in them. Obvious है, chemicals दो तरह के होते हैं. You have already started studying the chemistry subject, और उसमें ये आपके लिए it is very much clear कि दो तरह के chemical compounds possible हैं, that is organic and other one is inorganic. थोड़ा distinction मैं भी बता देता हूँ. Organic, that means the compounds which are having at least carbon, hydrogen, oxygen. These all compounds are known as organic. Inorganic, जिसमें इन तीनों का रोल एक साथ नहीं है, ओके, तो वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं. फाइन. नाउ एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन अ टिश्यू. एक टिश्यू में क्या होता है, कौन से केमिकल्स होते हैं, ओके, कौन से बायोमोलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर है, वो कैसे पता चला, या हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे बताया गया है. सो क्या बोला है आपको, ग्राइंड अ लिविंग टिश्यू दैट मे बी वेजिटेबल और अ पीस ऑफ अ लीवर, मतलब एनिमल टिश्यू, इन trichloroacetic acid, okay, Cl3CCOOH, okay, that is trichloroacetic acid, to prepare thick slurry. ओके, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में अगर आप इसको ग्राइंड करोगे, क्रश करोगे, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया, मोर्टार एंड पेस्टल यूज किया है, मोर्टार एंड पेस्टल इसको बोला जाता है, उसमें ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाल के इसको क्रश किया गया है, मतलब ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड बन जाएगा आपका सॉल्वेंट. ओके, स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लोथ, मसलिन क्लोथ या कॉटन क्लोथ से आप इसको स्ट्रेन आउट कर दीजिए, मतलब फिल्टर आउट कर दीजिए, to get two fractions, एक which is filtrate and दूसरा है that is retentate. जो filtrate है
विच इज एसिड सॉल्युबल पूल, एंड जो रिटेंटेट है दैट इज एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। आप यहाँ पे देखिए क्लियरली आपको दिखाया गया है, दे यूज मसलिन क्लोथ। ये यहाँ पे जो क्रश किया है टिश्यू लीफ है, उसको क्रश करके फिर उसको यहाँ पे फिल्टर आउट करने का ट्राई कर रहे हैं। नीचे जो लिक्विड फ्रैक्शन जाएगा, ऑब्वियसली फिल्टर करेंगे तो एक पोर्शन लिक्विड रहेगा, एक सॉलिड रहेगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पे कौन सी टर्म यूज की गई है, फिल्ट्रेट। जो लिक्विड है दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, ओके। और जो सॉलिड फ्रैक्शन ऊपर रह गया है, ओके, फिल्टर के ऊपर जो रह गया है दैट इज रिटेंटेट, जो सॉल्युबलाइज नहीं हुआ है। तो फिल्ट्रेट जो है दैट इज एसिड सॉल्युबल। कैसे? बिकॉज यू हैव एडेड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो जो भी केमिकल कंपाउंड्स ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में सॉल्युबलाइज हो गए होंगे, वो सारे के सारे नीचे फिल्टर में लिक्विड पोर्शन में चले गए हैं। और जो सॉल्युबलाइज नहीं हुए हैं विच आर एसिड इनसॉल्युबल, वो फ्रैक्शन ऊपर रह जाएगा, ओके, अबव द फिल्टर। नाउ फिल्ट्रेट एंड रिटेंटेट क्या क्या हो सकता है इसमें कंपाउंड्स। फिल्ट्रेट, आई होप नाउ यू आर वेरी मच क्लियर। फिल्ट्रेट मतलब द लिक्विड पोर्शन विच इज एसिड सॉल्युबल पूल। इट कंटेन्स व्हाट? So it contains biomicromolecules. See, दो टर्म्स आएंगे यहाँ पे, उसमें से पहला वाला टर्म है biomicromolecules, that is having molecular weight less than 1000 Dalton, और यू कैन से 1 किलो डाल्टन। 1000 मतलब किलो, ओके, 1 kd आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 किलो डाल्टन, फाइन, या 1000 डाल्टन ऐसे भी आप लिख सकते हैं। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मतलब इट इज हैविंग वेरी स्मॉल साइज, और इसीलिए ये एसिड में सॉल्युबलाइज हो सकते हैं। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में ये सॉल्युबलाइज हो सकते हैं बिकॉज इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है। उसका थोड़ा बहुत कोरिलेशन मैं करना चाहूंगा। मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसका मतलब ये स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए इसको माइक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोला गया है, एंड दे आर appearing in the living tissue, that's why it is bio micro molecules. Second part, that is acid insoluble fraction, जो एसिड में solubilize नहीं हो पाया, that is called retentate. It contains biomacromolecules, macro मतलब large size, which is having molecular weight greater than 1000 Dalton और 1 किलो डाल्टन। ये नीट क्वेश्चन पूछा गया है। माइक्रोमोलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट किस रेंज का है? सो 0 से लेके 1000 डाल्टन, और मैक्रोमोलिक्यूल जो है बायो मैक्रोमोलिक्यूल, उसका मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज ग्रेटर देन 1000 एंड अबोव नो लिमिट, ओके। क्योंकि अभी तक हमने सभी ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई नहीं किया, याद करिए चैप्टर नंबर 1, ओके, वी हैव ओनली आइडेंटिफाइड 1.7 मिलियन स्पीसीज। हो सकता है कि अभी हमें जो पता है मॉलिक्यूल्स जिसका मॉलिक्यूलर वेट कुछ XYZ डाल्टन होगा इन 4 डिजिट्स या 5 डिजिट्स, ओके, उससे बड़ा मॉलिक्यूल भी हो सकता है। सो देयर इज नो लिमिट कि इतना मॉलिक्यूल बड़ा साइज का कौन सा होगा, लेकिन फॉर माइक्रो मॉलिक्यूल ऑब्वियसली इट इज अ लिमिट, 0 के नीचे तो कुछ नहीं होगा। सो 0 to 1000 इट इज एसिड सॉल्युबल माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मोर देन 1000 एसिड इनसॉल्युबल, ओके, दैट इज बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स, ओके। सो ये क्लियर डिस्टिंक्शंस है दोनों के बीच में। बिफोर गोइंग अहेड मैं आपको ये बता दूं, ये चैप्टर ऐसा है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, और अगर नहीं पढ़े, इसको ट्राई नहीं किया समझने का, तो ये हर जगह पे आपके लिए दिक्कत क्रिएट करेगा, बिकॉज इट इज द बेस ऑफ लाइफ, ओके। इसके बेस पे ही बहुत सारे और चैप्टर्स भी हैं, मॉलिक्यूल्स के नाम आएंगे, मॉलिक्यूलर वेट के बारे में आएगा, उनके साइज के बारे में आएगा, इन द प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी, ओके, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी, दोनों यूनिट में इसके बेस पे बहुत सारी चीजें डेवलप्ड हैं। और अगर आप आगे किसी भी फील्ड में जाएंगे विच इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल साइंस,
चाहे फिर वो मेडिकल होगा, पैरामेडिकल होगा, फार्मेसी होगा या एनी अदर कोर्स होगा, वहां पे आपका सिलेबस की स्टार्टिंग इसी चैप्टर से होगी। ओके, पूरा एक सब्जेक्ट आएगा, ये आज आपका जो चैप्टर है इट विल बी ए सब्जेक्ट फॉर यू। ओके, तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करिएगा। बहुत सारी टर्म्स मिक्स होने के चांसेस भी हो जाएंगे, कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट एंड यू हैव टू आल्सो ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर topic, this particular chapter. Okay, now analysis of inorganic compounds. Okay, तो inorganic compound को आप कैसे एनालाइज करेंगे? तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में आपको बताया गया है। वे अ लिविंग टिश्यू दैट इज वेट। ओके, लिविंग टिश्यू अगर आप लेंगे तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म रहेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहेगा। ओके, तो इसको उसका आप अगर वेट करोगे, ओके, वे मतलब टू वेट करोगे उसका, तो वो वेट वेट कहलाएगा। ओके, एंड देन इट इज ड्राइड टू एवेपोरेट वाटर, उसको हम बोलेंगे ड्राई वेट। मतलब आपने आज सपोज एक लीफ लिया है, उस लीफ का फ्रेश वेट लीजिए, दैट इज कॉल्ड वेट। ओके, सपोज इट इज 2 ग्राम्स। फिर आप उसको ड्राई होने दीजिए, कंप्लीटली ड्राई हो जाने दीजिए, सो दैट पूरा साइटोप्लाज्म, ऑब्वियसली कि वो मर जाएगा लीफ, लेकिन मतलब उसके सारे लीव्स मर जाएंगे, सारे सेल्स मर जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको वापस उसका वेट करना है। ओके, सपोज इट कम्स टू 1.2 ग्राम सपोज, तो 0.8 ग्राम क्या था? तो 0.8 ग्राम वॉज साइटोप्लाज्म, मतलब 0.8 ग्राम वॉज वाटर। ओके, तो वाटर निकल गया। उसके बाद मतलब वाटर कंटेंट कितना होता है ये आपको पता चल जाएगा ये इतना सिंपल एक्सपेरिमेंट करने के बाद। फिर उसका क्या करना है उस लीफ का? इट इज फुल्ली बर्न्ड टू ऑक्सीडाइज ऑल कार्बन कंपाउंड्स टू गैसियस फॉर्म, दैट इज CO2 एंड वाटर वेपर। इट फॉर्म्स एश, फिर उसको एश में कन्वर्ट कर देना है। ओके, पूरा कंप्लीटली बर्न कर दीजिए। ओके, सारे कार्बन कंपाउंड जो उसके हैं वो सारे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, दैट इज CO2 एंड वाटर वेपर। कार्बन कंपाउंड्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसके जितने भी उन सभी को आप ऑक्सीडाइज कर दीजिए। बर्न करोगे तो उसको ऑक्सीडाइज कहलाना, ऑक्सीडाइज किया ऐसा कहेंगे हम, और ये बन जाएगा एक ऐश। ओके, पूरा राख बन जाएगा ये। हम क्या ट्राई कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द ऐश कंटेन्स inorganic metals or elements, you can say calcium, magnesium, sodium, potassium, etc. And some of the inorganic compounds also. In the ionic form you can find these elements also, Ca+2, Mg+2, Na+, K+, ऐसे ionic form में भी आपको मिलेंगे। ओके, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म में भी आपको ऐश में कंपाउंड्स मिलने वाले हैं, दैट इज सल्फेट, phosphate, then NaCl, that is salt, okay, sodium chloride, calcium carbonate, okay, that is CaCO3। ऐसे बहुत सारे आपको कंपाउंड्स भी मिलेंगे इस ऐश में। इस ऐश में ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज इनऑर्गेनिक, एवरीथिंग इज इनऑर्गेनिक। ओके, तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट करके आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप इसके लिए ये सभी कंपाउंड्स हैं और ये आयंस जो है, इसके आयंस मतलब ये आयंस फॉर्म में नहीं बताया है, एलिमेंट फॉर्म में बताया, लेकिन ये होंगे आयन फॉर्म में। ये आइडेंटिफाई ऐसे ही तो आप कर नहीं सकते ऐश में से आइडेंटिफाई। ओके, उसके लिए सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए इन लेबोरेटरी। ओके, तो उसके थ्रू आप इन सभी एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। ओके, नाउ कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। ओके, नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर में एलिमेंट्स का कंपैरिजन करना है हमें यहाँ पे। सो यू कैन सी एलिमेंट का नाम यहाँ पे एक कॉलम में दिया है, परसेंटेज वेट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ का जो क्रस्ट है अपर सरफेस जो अर्थ की है उसमें, और ह्यूमन बॉडी में
ओके, रिलेटिव कंपैरिजन क्या है? जैसे हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पे बात की है, हाइड्रोजन तो अर्थ क्रस्ट में 0.14, ओके, एंड ह्यूमन बॉडी में 0.5, तो ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स हायर है, ऑलमोस्ट 3.5 टाइम। ओके, कार्बन, अर्थ क्रस्ट में आप कार्बन देखिए 0.03% ऑफ टोटल वेट, और ये कितना है 18.5% ऑफ द टोटल वेट। ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में 46.6%, और यहाँ पे 65% ऑक्सीजन है। ओके, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज वेरी लिटल इन अर्थ क्रस्ट बिकॉज ये कंप्लीटली गैसियस फॉर्म में ही रहता है। ओके, बहुत माइन्यूट अमाउंट में ही आपको नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में देखने मिलेगा, और ह्यूमन बॉडी में नाइट्रोजन का परसेंटेज है 3.3। सल्फर 0.03, and here it is 0.3, 10 times higher. Sodium 2.8 अर्थ क्रस्ट, और ह्यूमन बॉडी में देखिए only 0.2, only 0.2, 10 times, almost 10 times lower. Calcium 3.6, ह्यूमन बॉडी में 1.5, almost हाफ से भी कम है। मैग्नीशियम 2.1, ह्यूमन बॉडी में ओनली 0.1। आपने मार्क किया जो कैटायंस हैं, पर्टिकुलरली सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये अर्थ के क्रस्ट में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द ह्यूमन बॉडी। ओके, द रीजन एज डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और किडनी, फिल्ट्रेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तब ये थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा कि बॉडी में इसका लेवल कम रखना क्यों जरूरी है। ओके, देन सिलिकॉन, ऑब्वियसली सैंड, द मेन कंपोजिशन सिलिका, सिलिकॉन Si, अर्थ क्रस्ट में ऑब्वियस है 27.7, और ह्यूमन बॉडी में सिलिका या सिलिकॉन नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। ओके, तो यू कैन कंपेयर, बहुत बड़ा डिफरेंस है हर चीजों में। ओके, एवरी एलिमेंट। ओके, so obviously we have started with the little discussion about molecules present in our body, or you can say in living body. इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने शुरुआत की है, दैट इज बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। उसमें से पहला पार्ट दैट इज बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, थोड़ा यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अगर माइक्रो मॉलिक्यूल्स अच्छे से समझते हैं आप, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स समझने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, because biomicromolecules are building blocks of the biomacromolecules. Okay, so starting with the biomicromolecules. Fine. So molecular weight of biomicromolecules, that is micromolecules, or you can say biomolecules found in the acid soluble pool ranges from 18 to 800 डाल्टन। देखिए, एक रफ एस्टिमेट स्टार्टिंग में बताया था, दैट इज अप टू 1000 डाल्टन। ओके, लेकिन उसकी एक रेंज भी बता दी गई है। मेजोरिटी ऑफ द बायो माइक्रोमोलेक्यूल्स फॉल इन द रेंज ऑफ 18 टू 800 डाल्टन। इसका मतलब ये नहीं है कि 1000 डाल्टन तक का कोई और नहीं होगा, 900 डाल्टन वाला कोई मॉलिक्यूल नहीं होगा, लेकिन मेजोरिटी अगर आप कंपाउंड्स को एनालाइज करोगे, देन यू विल फाइंड दैट the range belongs to 18 to 800 Dalton. Okay, bio micromolecule, neat question.
द एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल जब भी वर्ड आता है इसका मतलब समझ लेना है कि इट इज माइक्रोमोलेक्यूल्स, represents the cytoplasmic composition. ऑब्वियस है, साइटोप्लाज्म में क्या है। ओके तो एसिड सॉल्युबल जो पूल है या तो बायो माइक्रोमोलेक्यूल्स जो है which are dissolved in the liquid content of the cytoplasm. Okay, that's why they are representing what, they are representing cytoplasm. ओके साइटोप्लाज्म का जो कंपोजिशन है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर आप साइटोप्लाज्म को भी एक्सट्रैक्ट करके इफ यू आर गोइंग टू स्टडी केमिकल कंपोजिशन ऑफ द साइटोप्लाज्म तो ऑलमोस्ट ये वही मॉलिक्यूल होंगे जिसको आप बोलते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ओके बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स इंक्लूड व्हाट, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिसको आप बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। नंबर 1 amino acids, number 2 lipids, number 3 sugars, number 4 nitrogen bases. So these four are the building blocks: amino acids, lipids, sugars, nitrogen bases. lipids के बारे में आगे एक और आएगी बात। ओके कि उसको कहाँ कंसिडर करें, किस में कंसिडर करें, ओके माइक्रो या मैक्रो। ओके लेकिन ज्यादातर क्लासिफिकेशन ये बताता है कि लिपिड्स आर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ओके फाइन। सो पहले हम इन चारों के बारे में देखेंगे और बाद में वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, वी आर गोइंग टू स्टडी बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन this four, that is amino acids, lipids, sugars and nitrogen bases. Okay so dear students, jumping into the first bio micromolecule, amino acids. So बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में एमिनो एसिड्स की अगर हम बात करते हैं, so amino acids are the compounds formed of an amino group that is NH2, an acid group that is COOH, okay, H and a variable group R. So एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में आप देखिए, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द एमिनो एसिड। अब देखिए इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो है सेंटर कार्बन, ओके ऑब्वियस है कार्बन की वैलेंसी आप सभी को पता है 4 वैलेंसीज आर देयर। सो to be an amino acid what are the minimum requirements, okay what are the minimum requirements, तो उसमें आपको चाहिए एक एमिनो ग्रुप दैट इज NH2, मतलब कार्बन की एक वैलेंसी NH2 के साथ बाइंड हो जाएगी। दूसरा बॉन्ड बनेगा COOH दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ओके देन 1 हाइड्रोजन, ओके एंड 1 R ग्रुप। R ग्रुप का मतलब रिएक्टिव ग्रुप होता है, ओके दैट इज वेरिएबल साइड चेन, मतलब ये चेंज होता जाएगा। नाउ आई वुड लाइक टू से पूरे एमिनो एसिड में इतना कॉमन रहेगा, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ना दैट इज एमिनो ग्रुप, दिस सेंटर कार्बन, देन COOH दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दिस H, इट विल रिमेन कांस्टेंट। नीचे ये जो आपको वेरिएबल साइड चेन दिखा है इट इज वेरिएबल, इसके नाम में ही लिखा है, इट विल बी चेंज्ड और R ग्रुप के अकॉर्डिंग ही उस मॉलिक्यूल का, उस एमिनो एसिड का नाम होने वाला है। Okay, the name of the amino acid is a group. The name of the amino acid is based on side chain, on the variable side chain. Okay, ये जो सेंटर कार्बन है इसको बोला जाता है अल्फा कार्बन, बिकॉज इट इज कीराल कार्बन। केमिस्ट्री में शायद आप पढ़े होंगे कीराल कार्बन। कीराल कार्बन किसको बोला जाता है, जिसकी चारों वैलेंसी पे अलग अलग रिएक्टिव ग्रुप्स हैं। यू कैन सी ऊपर से अगर हम देखेंगे तो H देन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप उससे अलग है, R चेन अलग है, एमिनो एसिड में एमिनो ग्रुप दैट इज NH2 ये भी अलग है, चारों अलग है। ओके
and that's why it is called alpha carbon, which is chiral carbon. Chiral carbon. Okay, fine. chiral carbon मतलब अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे इन द मिरर तो पूरा सिमेट्री चेंज होता है, दैट इज chiral carbon. ओके, फाइन. Okay, so NH2 amino group and carboxylic acid, that is COOH group, are attached to the same carbon atom, that is alpha carbon. Okay, NH2 and COOH are attached to the same carbon atom, that is alpha carbon. So they are called alpha amino acids. Okay, तो NH2 और COOH ये दोनों एक ही कार्बन पे अटैच्ड है. Okay, and that's why they are known as alpha amino acids. Alpha amino acids, ये याद रखना है. एक और बात यहाँ पे बता देता हूँ, वैसे आगे डिस्कशन में आने ही वाला है, लेकिन अभी इसलिए बता रहा हूँ so that you can be alert. Okay, NH2, the nature of amino group is basic. COOH इसके तो नाम में ही है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका नेचर एसिडिक है. अब समझ सकते हैं ये मॉलिक्यूल कैसा बनने वाला है. वन ग्रुप इज एसिडिक, वन ग्रुप इज बेसिक और अल्कलाइन, यू कैन से. ओके, इसके ऊपर से आगे डिस्कशन आएगा, तब इसको जरा आपके दिमाग में याद रखिएगा. दे आर substituted methanes. Okay, तो amino acids are what? Amino acids are substituted methanes. Methane की फॉर्मूला हमें पता है CH4, मतलब all the 4 valencies have been occupied by H. तो यहाँ पे 3 valencies में ग्रुप चेंज हो गए हैं. ओके, हाइड्रेट की जगह पे एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड अदर रिएक्टिव आर ग्रुप. ओके, सो दे आर सब्स्टिट्यूटेड methanes. फाइन, you can see the formula over here. ये वाला जो है, फाइन, this is the alpha carbon. अभी जहाँ पे कर्सर है that is the alpha carbon. उसके साथ यहाँ पे NH2, यहाँ पे रिएक्टिव R ग्रुप, और ये जो है that is the COOH. आप पूछेंगे H कहाँ गया, तो जनरली C और H यहाँ पे साथ में लिख दिया जाता है, उसके लिए कोई बॉन्ड नहीं दिखाते हैं. अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो जब ऐसा आप फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं तो you have to draw, you have to write up not C but CH. ओके, तो H वहीं पे आपको दिखाया गया है, अदरवाइज बाकी के 3 जो है वो आपको बॉन्ड करके अलग से दिखाए गए हैं. ओके, जहाँ पे अभी कर्सर है दैट इज द अल्फा कार्बन लोकेशन, पोजीशन. ओके, तो आप देखिए यहाँ पे R is equal to H in glycine. You can see R is equal to H. ये तो मिनिमम फॉर्मूला चाहिए हमें. अल्फा कार्बन के साथ NH2, अल्फा कार्बन के साथ COOH और अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है. ये ऊपर वाला पोर्शन है आउट ऑफ द बॉक्स, जो रेड बॉक्स ब्लिंक कर रहा है उसके ऊपर का पोर्शन है, इट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बी एन एमिनो एसिड. ओके, नीचे यहाँ पे रिएक्टिव आर ग्रुप की पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे आर ग्रुप की पोजीशन में एक हाइड्रोजन ही अटैच्ड है. उस हाइड्रोजन का यहाँ पे आपको लोकेशन भी ब्लिंक करके दिखाया गया है. ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है, इट इज नोन एज बॉल एंड स्टिक मॉडल. बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ द केमिकल्स. ओके, तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल्स को. तो एक एमिनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसिन, विच इज प्रिमिटिव एमिनो एसिड. सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है ग्लाइसिन. ओके, क्योंकि आप देखिए मिनिमम फॉर्मूला के अलावा इस यहाँ पे सिर्फ क्या अटैच हुआ है, रिएक्टिव आर ग्रुप, दैट इज H, हाइड्रोजन. सो ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड. ग्लाइसिन इज अ सिंपलेस्ट एमिनो एसिड. ओके, फाइन, जहां पे R इज इक्वल टू H. अब दूसरा देखिए, R is equal to methyl group, that is CH3 in alanine. ये सेकंड सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है. आप देख सकते हैं H का एक्सचेंज होके वहां पे
मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है, दैट इज CH3, यू कैन सी ओवर हियर, ये मिथाइल ग्रुप का लोकेशन है। ये बीच में जो ब्लैक बड़ा वाला बॉल दिख रहा है दैट इज कार्बन, ये तीन जो दिख रहे हैं व्हाइट दैट इज हाइड्रोजन, CH3। मैं समझा देता हूं आपको, ओके, CH3। फिर ये देखिए, ये भी कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ओके। ये आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा अगर ऐसे स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो। ये भी कार्बन है, ये ऊपर जो दिख रहा है ब्लू कलर का दैट इज नाइट्रोजन, और ये दोनों हाइड्रोजन है, मतलब ये एमिनो ग्रुप है NH2। यहाँ पे आइए तो ये COOH, तो ये कार्बन है, ओके। दो रेड कलर के बॉल हैं दैट इज ऑक्सीजन, और एक यहाँ पे है दैट इज हाइड्रोजन, ओके। और ये बाकी वाला H पीछे जो दिख रहा है, ओके, अल्फा कार्बन के ठीक पीछे नीचे जहाँ पे अभी कर्सर है, ओके। तो R is equal to CH3 in alanine. Alanine is one such amino acid, okay. Now एक और एमिनो एसिड का आपको एग्जांपल दिखाया गया है दैट इज सेरिन, ओके। तो सेरिन जो है उसमें CH2OH, अब देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन था, इट वाज रिप्लेस्ड बाय CH3, नाम चेंज हो गया ग्लाइसिन से एलेनिन। अब इस CH3 में एक H को रिप्लेस कर दिया गया, CH2 इज देयर, लेकिन एक H को रिप्लेस करके वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके, OH ग्रुप को अटैच कर दिया गया है। तो R इज इक्वल टू CH2OH इन सेरिन। सेरिन में आप देखिए बाकी फॉर्मूला सेम चल रहे हैं, सिर्फ नीचे वाली लाइन को आप देखिए तो H, CH3, COOH ये सब चेंज हो रहे हैं, एमिनो एसिड के नाम चेंज हो रहे हैं। और यहाँ पे ये CH2OH आपको दिखाया गया है, ये C2H, ये O, और ये उसके साथ H, ओके। तो दैट इज सेरिन, फाइन। तो इन दिस वे ये स्ट्रक्चर्स एटलीस्ट आपके बुक में जो प्रिंट आउट करके दिए गए स्ट्रक्चर्स एमिनो एसिड के वो आपको याद रखने हैं, ओके। बाकी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन देयर आर 20 amino acids, there are 20 amino acids having the different names on the basis of their R group, okay, 20 amino acids। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में जिसके बारे में बताया गया एटलीस्ट उनके नाम और स्ट्रक्चर आपको याद रहने चाहिए, ओके। ओके, 20 amino acids आर देयर, मैंने बोला ना 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। एमिनो एसिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ओके। वैसे एक और बात यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, 20 है तो उसका क्लासिफिकेशन भी होगा, क्योंकि नंबर ज्यादा है, जहां पे नंबर ज्यादा है वहां पे कुछ ना कुछ फॉर्मूला अप्लाई करके, कुछ कैरेक्टर अप्लाई करके क्लासिफिकेशन किया ही जाता है, ओके, फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो एमिनो एसिड का जो क्लासिफिकेशन होता है दैट इज बेस्ड ऑन देयर नेचर, ओके। एक क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिज्म, ओके। यहाँ पे आपको जो क्लासिफिकेशन दिखाया गया है इट इज ऑफ 3 टाइप्स जो बोला गया है, तो उसमें एक है एसिडिक एमिनो एसिड्स, दूसरे हैं बेसिक एमिनो एसिड्स, और तीसरे हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। तो चार्ज के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन ऐसा भी है बेस्ड ऑन द आर ग्रुप, कौन सा आर ग्रुप उसके साथ जुड़ा है, ओके, उसके बेस पे भी क्लासिफिकेशन है, उसके बेस पे भी क्लासिफिकेशन है, उसमें 7 क्लासेस है, ओके। ये नीट के लिए एक फैक्ट शीट मैं आपको दे दूंगा, ग्रुप में शेयर करूंगा आपके साथ, ओके, सो दैट यू कैन गेट द 7 क्लासेस, ओके, आपको सिर्फ समझने के लिए, फाइन। एसिडिक एमिनो एसिड में एक एमिनो एसिड बोला गया है ग्लूटामिक एसिड। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है समझने में, बोल रहे हैं एमिनो एसिड, ओके। तो एसिडिक एमिनो एसिड कैसे हो सकता है? एमिनो एसिड बोल रहे हैं, ऑलरेडी नाम के अंदर एसिड है, तो फिर एसिडिक एमिनो एसिड क्या हो सकता है? क्योंकि जनरली हम बोलते हैं ना, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
एसिटिक एसिड, तो सभी को ये पता चल जाता है कि ये एसिड है। ओके, तो फिर एमिनो एसिड भी एसिड ही होंगे। बहुत बार स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि एमिनो एसिड भी एसिड ही होंगे, ये स्टूडेंट्स मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, एमिनो एसिड्स आर नॉट एसिड्स। एमिनो एसिड्स आर नॉट एसिड्स, अभी नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। ओके, एमिनो बेसिक ग्रुप है, एसिड जो है वो एसिडिक ग्रुप है। अब जहां पे बेस और एसिड दोनों एक साथ हैं तो वो एसिड कैसे हो सकता है, राइट? तो एसिडिक एमिनो एसिड है जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है। अब देखिए ये मिनिमम स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये ब्लिंक कर रहा है, उसमें कर्सर के इस साइड वाला जो पूरा पोर्शन है दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एमिनो एसिड, और उसके साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड और जुड़ गया। दैट्स व्हाई द नेचर ऑफ दिस एमिनो एसिड हैज बीन एसिडिक। क्यों? NH2 दैट इज अल्कलाइन, उसका अगर आप मानिए कि वैलेंसी +1 है, COOH उसका वैलेंसी मानिए -1 है, दैट इज एसिड। तो -1 + 1 ये एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, मतलब एसिड, एक मॉलिक्यूल एसिड का और उतने ही पावर का एक मॉलिक्यूल बेस का या अल्कलाइन कंडीशन का, वो एक दूसरे की कंडीशंस को नलीफाई कर देने वाले हैं, एक्शन दोनों का निकल जाएगा। लेकिन उस मॉलिक्यूल में अगर आप एक और एसिडिक ग्रुप अटैच कर देते हैं, ओके लाइक दिस, यहाँ पे एक और एसिडिक ग्रुप अटैच कर दिया गया है, दैट इज COOH, तो अब क्या होगा, इसके पास अब नेट चार्ज क्या है, एसिडिक, तो दैट्स व्हाई इट इज एसिडिक एमिनो एसिड। और ऐसा एक एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड। फिर बेसिक एमिनो एसिड, इससे ठीक उल्टा। पहले यहाँ पे देखिए, दिस इज द मिनिमम स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो कर्सर घूम रहा है दिस इज द मिनिमम स्ट्रक्चर ऑफ द एमिनो एसिड, लेकिन उसके साथ एक और NH2 ग्रुप जुड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस NH2 ने और इस एसिड ने एक दूसरे की एक्शन को नलीफाई कर दिया था, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, लेकिन एक बेसिक ग्रुप और जुड़ गया। तो क्या हुआ, नाउ दिस एमिनो एसिड विल बिकम बेसिक अल्कलाइन। ऐसा एक एग्जांपल है लाइसिन। थर्ड, न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो न्यूट्रल एमिनो एसिड आप देखिए, वेलाइन, यहाँ पे एक NH2 एक COOH मिनिमम रिक्वायरमेंट वाले ग्रुप है, तो ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को नलीफाई करने वाले हैं। बाकी जो साइड चेन इसके साथ जुड़ा है दैट इज CH3 साइड चेन में, यहाँ पे आप देखिए CH3 जुड़ गया है, यहाँ पे एक कार्बन है, राइट? तो CH3 ऐसा एक ग्रुप जुड़ रहा है। इसका मतलब कि जो R चेन जुड़ा है वो तो न्यूट्रल है, और ऑलरेडी एमिनो एसिड के मिनिमम स्ट्रक्चर में एक NH2 और एक COOH तो होता ही है, जो एक दूसरे की एक्शन को कैंसल आउट कर रहे हैं। तो ये एमिनो एसिड कैसे बनेंगे, न्यूट्रल एमिनो एसिड। और ऐसा एक एग्जांपल आपको बताया है, दैट इज वेलाइन, दैट इज वेलाइन। ओके, आई होप I have tried my best to make you understand about acidic amino acids। ये गलती मत करिए, कभी मत बोलिए कि एमिनो एसिड का नेचर, एक नॉर्मल एमिनो एसिड का नेचर एसिडिक होता है। एसिडिक एमिनो एसिड होते हैं, लेकिन सभी एमिनो एसिड एसिडिक नहीं होते हैं। ओके, ये इसलिए दिक्कत होती है समझने में क्योंकि एमिनो एसिड के सफिक्स में एसिड वर्ड है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, हमें नहीं करनी है। सम एमिनो एसिड्स आर एरोमेटिक, मतलब बेंजीन रिंग उसके साथ जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफान, ये तीन ऐसे हैं। सम एमिनो एसिड्स आर एरोमेटिक, जिसमें टायरोसिन भी है, फिनाइल एलेनिन भी है और ट्रिप्टोफान भी है। ठीक, तो एलिफेटिक चेन वाले भी होते हैं एमिनो एसिड्स, एरोमेटिक ग्रुप वाले भी एमिनो एसिड्स होते हैं।
एमिनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। एक और क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया एमिनो एसिड्स का, एसेंशियल एमिनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो एसेंशियल, क्यों एसेंशियल? एसेंशियल्स मतलब रिक्वायर्ड। सो क्यों रिक्वायर्ड है? सो दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी एंड शुड बी सप्लाइड थ्रू डाइट। मतलब ये ह्यूमन की बात कर रहे हैं। सी, ऑल द 20 एमिनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड, सभी हमारे बॉडी में चाहिए, बिकॉज ऑल द 20 एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स। उसी में से प्रोटीन बनने वाला है। कोई एक एमिनो एसिड अगर आपके बॉडी में नहीं होगा तो मान लीजिए कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा। लेकिन कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, मतलब ह्यूमन बॉडी इज नॉट सिंथेसाइजिंग दोज एमिनो एसिड्स। ऐसे एमिनो एसिड्स आपको एज अ डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, मतलब इन योर डाइट इट शुड बी इंक्लूडेड। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है एसेंशियल। जो एमिनो एसिड्स आपको डाइट में लेने हैं, अपने फूड में लेने हैं, दोज आर एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ऐसे कौन कौन से हैं? लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफान एटसेट्रा। ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, एटसेट्रा लगा हुआ है। complete list of the essential amino acids and complete list of the non essential amino acids I will share with you, okay, for a NEET exam. Lysine, leucine, isoleucine, tryptophan, these are the essential amino acids. On the contrary, some are non essential amino acids, so they can be synthesized by the body। मतलब हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें से ये एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी में बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरिन, आर्जिनिन एटसेट्रा, ये दोनों इनकम्प्लीट है। ऑलमोस्ट दोनों का डिस्टिंक्शन ऐसा है, 10 एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो एसेंशियल है, 10 एमिनो एसिड्स नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल में कुछ सेमी एसेंशियल भी है, मतलब पार्शियली दे आर सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी एंड पार्शियली यू विल रिक्वायर फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ योर बॉडी। ओके, तो वो लिस्ट भी मतलब इस 20 में से ही है, that I will share with you, don't worry, okay, and you have to just remember the names, okay, और उसका की भी मैं आपको बता दूंगा कि इसको याद कैसे रखना है। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं, बिकॉज इन द नेक्स्ट सेशन वी हैव टू स्टडी द आयोनाइजेशन ऑफ द एमिनो एसिड्स एंड सम ऑफ द chemical reactive properties of the amino acids, and for that we have to take some time. Okay, so for today this much is enough. Okay, if you have any doubts, any queries, you can post your questions, you can call me. Okay, till then have a nice day, goodbye.